अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पत्ता गोभी की सफल खेती, एक किसान की सफलता की कहानी। सर्दी के मौसम में मछली तालाब और मछलियों की देखरेख और प्रबंधन। किसान भाइयों, जिला रांची के किसान अब लीक से हटकर सब्जियों की खेती करके मोटा मुनाफा कमाकर सफलता के नए आयामों को छू रहे हैं, जिनकी सफलता की कहानी हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। और आज हम मिलवाने जा रहे हैं जिला रांची के एक ऐसे ही प्रगतिशील कृषक दूबराज साहू से, जो ज्यादा शिक्षित तो नहीं है पर अपनी समझदारी और कड़ी मेहनत के दम पर पत्ता गोभी की खेती से लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सफलता की कहानी खुद उन्हीं से। झारखंड राज्य के रांची जिले में एक गांव है होचर, जहां रहते हैं प्रगतिशील किसान दूबराज साहू। पहले इनके गांव में स्वरोजगार का कोई साधन नहीं था और परिवार वालों के पास धन नहीं था, लेकिन खेती में श्रम करने की लगन और कड़ी मेहनत से दूबराज साहू ने खेती को ही स्वरोजगार में बदलने का काम किया। आज यह किसान 1 एकड़ में पत्ता गोभी की सफल खेती करके लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैं बांधा का खेती 1 एकड़ में कर रहा हूँ। अभी हम बांधा का कटाई कर रहे हैं और माइको कंपनी का हाइब्रिड बांधा वैरायटी है। 20,000 जिसमें बेचे हम 12,000। मेरा पास 1,56,000 का बांधा बेच चुके हैं। मेरा पास अभी बचा है 8,000 बांधा, उसमें लगभग 1,04,000 और आएगा। किसान भाइयों, इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए पत्ता गोभी की फसल में इन्हें कितनी लागत लगानी पड़ी? जब इस बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनका बीज पर खर्च 3,000 रुपए, नर्सरी में पौधा तैयारी पर खर्च 1,200 रुपए, खेत की तैयारी पर 5,000 रुपए, गोबर की खाद 20,000 रुपए, रासायनिक उर्वरक 1,650 रुपए, दवा में खर्च 2,500 रुपए, मजदूरी पर खर्च 9,000 रुपए, परिवहन खर्च 5,000 रुपए, अन्य खर्च 2,500 रुपए, कुल खर्च लगभग 50,000 रुपए आता है। और आइए अब जानते हैं इनकी आमदनी के बारे में। बांधा का कुल उत्पादन 20,000 जिसमें बेचे हम 12,000, उसमें एक बांधा का 13 रुपया आमदनी हो रहा है। 1,56,000 का बांधा बेच चुके हैं। मेरा पास अभी बचा है 8,000 बांधा, उसमें लगभग 1,04,000 और आएगा। बंधा से शुद्ध आमदनी टोटल बंधा हम 2,60,000 का बंधा जो हम बेच रहे हैं, उसमें लगभग 50,000 घटाने से 2,10,000 शुद्ध आमदनी हो रहा है। 1 एकड़ बंधा का खेती करने से 2,10,000 मुनाफा हो रहा है।
किसान भाइयों, जैसा कि इन्होंने बताया कि सितंबर माह में इन्होंने नर्सरी तैयार की और अक्टूबर माह में इन्होंने गोभी की रोपाई की, जिसमें कतार से कतार की दूरी 1 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखी। रोपाई के बाद इन्होंने फसल का प्रबंधन कैसे किया, आइए जानते हैं। खेत में 1 महीना पहले ही से तैयारी में लग जाते हैं। 10 ट्रैक्टर गोबर खाद का छिड़काव किए, उसके बाद जोताई किए। जोताई करके फिर हम जब रोपाई करते हैं तो फिर 15 दिन के बाद उसमें माटी चढ़ाई करते हैं, जैसे खर पतवार निकाल के चढ़ाई करते हैं, चाल कोड़ जैसे कि हम लोग बोलते हैं खुदाई। 10 से 15 दिन के अंदर में खर पतवार 8 से 10 दिन में निकालते रहना चाहिए। दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए 1 सप्ताह में कम से कम 1 बार, और इसी प्रकार से बंधा का खेती उसमें अच्छा होता है। कुल मिला के 3 बार खर पतवार निकालते हैं, खाद देते हैं और 3 बार निकाई गोड़ाई करते हैं। के कड़ में 3 बार DAP यूरिया मिलाकर डालते हैं। समय समय पर हम पटवन और सिंचाई करते हैं। सप्ताह में अगर जरूरत पड़े तो 2 बार, नहीं तो 1 बार। तो किसान भाइयों, आप भी दुबराज साहू की तरह खेती करके गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। बस जरूरत है इनकी तरह से कृषि की तकनीकियों को अपनाकर खेती करने की। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में राज्य में जो मछली पालन कर रहे हैं किसान, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी चाहिए। अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जिनकी समय रहते रोकथाम नहीं करने पर तालाब में मछलियां मरने लगती हैं और हमारे मछली पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मछली पालक भाइयों कैसे करें इस समय मछली तालाबों का प्रबंधन, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला माधोपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। अभी का जो ठंड की मौसम आ गई है, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि टेम्परेचर का, तो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में मछली तालाबों के पानी का तापमान भी घटने लगता है, जिससे मछलियों की बढ़वार प्रभावित होती है। इसलिए इस समय मछली तालाब का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। कि मछलियाँ जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि उनका जो शरीर का टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर पानी का होता है उतना ही टेम्परेचर उनके सारे अंदर के बॉडी का भी हो जाता है, जिसके कारण कि उनका सारा जो प्रक्रिया है, डाइजेशन से लेकर मेटाबॉलिज्म से लेकर सारा प्रक्रिया उसी टेम्परेचर के अनुसार धीरे धीरे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो उनका सारा टेम्परेचर कम हो जाता है, मीन्स का काम करने की जो कैपेसिटी है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की, वो भी कम हो जाती है। सो जाड़े में मछलियों का एक स्पेशल केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम में तालाबों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियां पानी की सतह पर आने लगती हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए तालाबों में जगह जगह पर एरिएटर लगाएं या फिर तालाब में पानी को बौछार के रूप में गिराएं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, तालाबों में मछलियों का उचित ढंग से विकास हो, इसके लिए सही मात्रा में संतुलित आहार मछलियों को देना पड़ता है। तो इसके लिए आहार में कौन कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में मिलाना है, आइए जानते हैं। तो है कि इसमें अच्छा होगा कि ये डाइजेस्टेबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेबल प्रोटीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेबल फीड हो, वो देना चाहिए। तो बात आती है कि क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा मछलियों के लिए। तो प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन जो हम लोग कार्प मछलियों को खासकर जो हम देते हैं कि लगभग 30% से 30% प्रोटीन देते हैं। अभी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए, और ख़ासकर सुपाच्य प्रोटीन जिसमें से कि फ़िश मील आती है, उसको
थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 5% उस फीड में फिश मील का मात्रा बढ़ाना चाहिए। दूसरा आता है कि लिपिड, जो हम लोग वसा बोलते हैं, उसका मात्रा गर्मी ठंडे के मौसम में थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जनरली हम लोग 3 से 4% देते हैं, अभी 5 से 6% की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो मछलियाँ जो हैं वो अपनी बॉडी में जो चाहिए जितना उनको टेम्परेचर और जितना मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए उतनी एनर्जी उससे मिल पाती है और मछलियाँ का ग्रोथ अच्छा होता है। किसान भाइयों, यदि 100 किलोग्राम मछली का आहार बनाना है तो उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूड़ा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% को लेकर मिश्रण बनाएं और पानी को गीला करके जूट या प्लास्टिक में छेद कर तालाब में डालें। याद रहे, मछलियों को आहार सुबह के समय देना उचित रहता है। खासकर हमारे यहाँ के फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं कि डी ऑयल राइस ब्रान यूज़ करते हैं, तो और उसको हम लोग डायरेक्ट तालाब में डाल देते हैं या फिर बोरे में रख कर डालते हैं। तो अच्छा होगा कि अभी उसको ना यूज़ करें और अभी फ्लोटिंग फीड आता है जो कि पिलेटाइज्ड फीड बोलते हैं। उस फ्लोटिंग फीड को यूज़ करने से क्या होगा कि वो अच्छे से पका हुआ रहता है और अभी मछलियों को उसको पचाने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो अच्छा होगा कि अभी बना बनाया हुआ जो कंपनी का जो फीड आता है उसको यूज़ करें किसान भाई, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। किसान भाइयों, समय समय पर मछली तालाब में जाल चलाकर देखते रहें। अगर मछलियाँ रोग ग्रसित दिखाई दे तो उन्हें लाल दवा घोल से उपचारित करें। साथ ही मछली विशेषज्ञ की सलाह से उचित प्रबंधनों को अपनाएं। फिर बात आती है कि वाटर क्वालिटी की, कि कैसे हम लोग वाटर क्वालिटी अभी के ठंड के मौसम में क्या होती है कि एक लाल तरह की काई जम जाती है पूरे तालाब में, जिसके कारण कि क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी तालाब में होने लगती है और मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इसके सब अच्छा उपाय होगा कि जैसे ही दिखाई पड़े कि लाल कलर की काई जम रही है तो अगर एक मॉस्किटो नेट से थोड़ा हटा दिया जाए, उसको एक साइड में करके बाहर निकाल दिया जाए और कॉपर सल्फेट या फिर उसका एक कंपनी का नाम आता है सीमाजीन, इस दोनों के नाम से मिलते हैं बाज़ार में, उसका 0.25 से 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका तालाब में यूज़ करें और तब वो काई हट जाएगी और उसके कारण मछलियों को दिक्कत नहीं होगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की हो गई हो, वर्षा न होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। सिंचाई के 3-4 दिनों बाद उर्वरक की दूसरी मात्रा डालें। गेहूं की विलंब से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई करते चलें। बुआई के लिए HUW 234, DBW 14, HD 2643, NW 2036 आदि किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। तना तथा शीर्ष छेदक कीट से बचाव के लिए रबी मक्का के गाभा में कार्बोफ्यूराडान 3G दानेदार दवा 3 से 4 दाने देना प्रति पौधा व्यवहार करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू, टमाटर, मटर एवं अन्य सब्जियों वाली फसल में अगेती झुलसा रोग की संभावना रहती है, अतः फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। अगात झुलसा रोग का प्रकोप फसल में दिखने पर इसके बचाव हेतु
2.5 ग्राम डाइइथेन M 45 फफूंदनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। हरी मिर्च व गेंदा की फसल से झुलसा रोग से बचाव हेतु हल्की सिंचाई करें तथा फसल पर 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में इंडोफिल M 45 फफूंदनाशक दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें तथा खुले स्थानों पर नहीं रखें। फूल गोभी व पत्ता गोभी वाली फसल में पत्ती खाने वाली कीट की रोकथाम हेतु स्पेनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अच्छे परिणाम के लिए 1 मिलीलीटर गोंद प्रति लीटर पानी में डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लालगंज जिला वैशाली से जीतेश कुमार जी ने। यह मसूर की फसल के प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीतेश जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस समय जो है मसूर की खेती की बुआई हो चुकी है और अब इस समय आप जो है सिंचाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फूल आता है, फूल आने के पहले एक सिंचाई मसूर में बहुत ज़रूरी है और वो आप जो है 50 से 55 दिन के बीच में आप पहली सिंचाई ज़रूर कर दें। पहला पानी दे देते हैं तो फिर आप जो है उसका खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण में क्या है कि सिंचाई के बाद एक खुरपी से निराई कर दें, जिससे कि हमारे जो खरपतवार है वो हमारे नष्ट हो जाएं, नहीं तो फिर हमारे उत्पादन पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, मसूर की फसल में जिन रोगों का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने में आता है वे है जड़ सड़न, उकठा और गेरुई रोग। तो आप इन रोगों से होने वाली क्षति से बचने के लिए इनकी पहचान कर किस तरह से करें नियंत्रण, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। जो पहले हमने बताया कि जड़ सड़न में क्या होता है कि जब बुआई कर देते हैं उसके 15-20 दिन बाद हमारी जड़ें जो हैं वो उस पे जो है सफ़ेद रंग का गिरवी बन जाता है, सफ़ेद भूरे रंग की जो है वो रुई जैसी बन जाती है जड़ों पर। हमारा जो पौधा है वो सूख जाता है। तो ये पहचान इसकी जड़ सड़न में है। दूसरा है उकटा, इसी को हम विल्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि इसमें पहले पौधा मुरझाएगा फिर सूखेगा, जबकि जड़ सड़न में सीधे सूख जाता, मुरझाता नहीं है। इसको यदि आप उखाड़ के देखिए, कोई भी जिसमें उकटा रोग लगा हो उखाड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो पौधे की जो जड़ें हैं वो भूरे रंग की हो जाती हैं और यदि उनकी जड़ों के ऊपर का छिलका हटा दें तो हम देखते हैं कि उसमें भूरे रंग की लाइनिंग दिखाई पड़ेगी। तो ये उकटा रोग की पहचान है। तीसरे हमने गिरोवी कहा था। गिरोवी में क्या होता है कि इसमें जो है धब्बे बन जाते हैं, फफोले पत्तियों पर बन जाते हैं, बैंगनी रंग के फफोले बन जाते हैं और ये भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा जो है पूरा सिस्टम को, हमारे पत्तियों को खराब करके और नुकसान पहुंचा। 3 ये बीमारियां लगती हैं। इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे? जैसे जड़ सड़न है तो पहले तो हम कहते हैं बीज उपचार करना चाहिए। अब बीज उपचार तो अब कर नहीं सकते क्योंकि फसल अब खड़ी है इस समय। तो यदि जड़ सड़न का आपको कोई भी दिखाई पड़े पौधा सूखते हुए तो आप क्या करें कि इसका छिड़काव कर दें। मैंकोजेब एक दवा आती है, मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दवा आपका छिड़काव कर देंगे तो जो ये हमारा जड़ सड़न बताया था ये बीमारी नहीं लगेगी। इसी तरह उकटा का भी यही उपचार है और गिरवी, तीनों के लिए यही दवा है मैंकोजेब खड़ी फसल में। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा इस फसल में जिन हानिकारक कीटों का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है उनमें है माहू, सेमलीपुर और फली बेधक कीट। तो आप इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए इनकी पहचान कर किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। पहला कीड़ा है इसमें कि माहू लगता है मसूर में। और माहू में क्या होता है कि ये जो है पूरे पत्तियों को, तने को और फूल को इसका रस चूस करके पूरे पौधे को नुकसान करता है, रस चूसता है। और दूसरी बात, ये पत्तियों पर जब अपना स्राव निकालता है तो काला काला फंगस पत्तियों पर आ जाता है और ये फंगस क्या करता है कि हमारे जो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों का वो नहीं हो पाता है और जो पौधा है हमारा मुरझा जाता है, सूख जाता है और हमारी वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो ये माहू की पहचान है। दूसरा सेमी लूपर है कीट।
ये क्या करता है कि ये एक लूप बनाता है, लूप बना करके पत्तियों को, तने को खाता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह फूल को भी खा लेता है, तो ये खा करके नुकसान पहुंचाता है, ये काटता है उसको। तो इसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे बढ़िया है कि आप जो मेटासिस्टॉक्स दवा आती है वो आप ले लें 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये दोनों हमारे माहू भी और सेमी लूपर भी दोनों का उपचार हो जाएगा। और लगता है इसमें बहुत ज़्यादा फली बेधक कीट, ये क्या करता है कि जब फूल आता है तो उसी में फल में इंटी कर जाता है, अंदर घुस जाता है और बीज को खा जाता है। इसके उपचार के लिए भी मेटासिस्टास 750 ml दवा यदि आप ले लें और इसको जो है छिड़काव कर दें तो ये तीनों कीड़े जो हैं आपके समूल नष्ट हो जाएंगे। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति, राजमा फसल की अच्छी बढ़वार हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता लिखिए, प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।